अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? कल का लेक्चर कुछ थोड़ा सा माइंड में है, तो कल मैंने पढ़ाया था, जो स्टूडेंट्स आए थे उनको पता होगा, थोड़ा सा रिवाइज़ किया था घर जाके आप लोगों ने। अच्छा, तो न्यू आए हैं, थोड़ा सा उनको बता दूं कि हमारा सब्जेक्ट है जी इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ। इसमें कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था जी, रूल ऑफ लॉ का पढ़ा था हमने कि कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती। ठीक है, तो आज जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो जब लेक्चर आपका निकल गया जो आने वाले थे उनको वैसे सीरीज़ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो न्यू आए हैं उनको स्टार्ट करते हैं जी, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कस्टम का। इसमें ये हो सकता है कि जी डिफाइन कस्टम, एलैबोरेट्स, इसको डिफरेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, एलैबोरेट इट्स एसेंशियल्स और आल्सो पुट लाइट ऑन इट्स काइंड्स या डिफाइन इट्स काइंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कस्टम से थोड़ा सा पहले चलने की बात करते हैं जी। कस्टम से पहले क्या होता है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, सोर्सेज ऑफ लॉ, किसी भी कंट्री के जो लॉ के सोर्सेज होते हैं, उसके अंदर कोई भी कंट्री है, कोई भी एक टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, तो वो जब अपनी लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके वो लॉ बनाती है। पहली तो बात ये हो गई कि जो कोई भी कंट्री है, कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके अपने मुल्क के कानून बनाती है। ठीक है, अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ वैसे मैं लिख रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ लॉ कोई भी कंट्री जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से बनाती है। अच्छा जी, कुछ सोर्सेज ऑफ लॉ मैंने लिखे हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कुछ लिखे हैं, सारे नहीं लिखे। उसमें से एक सोर्स जो है वो कस्टम का है। तो कोडिफाइड लॉज होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के, पीनल लॉ, ये लिखे हुए कानून जो होते हैं, जो भी सोर्सेज ऑफ लॉ है, उनको देख के भी हमारी जो है किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है या लॉ मेकिंग मशीनरी है, वो लॉ बनाती है। सेकंड नंबर पे पीनल लॉज हैं। बात फिर वही आ गई कि कुछ लॉज कोडिफाइड होते हैं, कोई पीनल लॉज होते हैं, फिर कस्टम्स हैं, फिर प्रेसिडेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, रिलीजन है और स्टैट्यूट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये आपको वैसे जनरली आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि जी सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस में लॉ जो है बनता है, किन किन चीज़ों से लॉ बनाया जाता है, अखज़ किया जाता है। उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है हमारा कस्टम का। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है कि कस्टम क्या चीज़ है, सही है। अब कस्टम है जी, कस्टम के जनरली जो मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता हूँ कि कस्टम का क्या मतलब होता है। कोई भी रस्मो रिवाज, कस्टम क्या है जी, किसी भी एक स्पेशल टेरिटरी का, स्पेशल एरिया का रस्मो रिवाज। टेरिटरी का जस्ट लाइक मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया भी था, ये पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल मैप है, तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा जी, टेरिटोरियल लॉ होगा। वो उस टेरिटरी के लिए जो है वो लॉ होगा, कहलाएगा। तो अब कस्टम क्या हुआ कि इस स्पेशल टेरिटरी के अंदर जो एक स्पेशल टेरिटरी है, हम ना इंडिया की बात करेंगे, ना चाइना की बात करेंगे, ना अफगानिस्तान की बात करेंगे, हम सिर्फ इस टाइम बात कर रहे हैं स्पेशल टेरिटरी की, वो भी किसकी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो भी लॉ मेकिंग मशीनरी है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, हमारी जो लॉ मेकिंग मशीनरी है, लॉ मेकिंग जो है इदारा क्या है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ मेकिंग इदारा है, वो लॉ बनाती है, तो वो इसको भी देखेगी, किसको देखेगी, कस्टम को देखेगी, रस्मो रिवायात को देखेगी, रस्मो रिवायात को देखा जाएगा। अब रस्मो रिवायात कैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो है हमारी हेल्प करते हैं, या इनसे लॉ कैसे अख्ज़ किया जाता है, आज का टॉपिक ये है हमारा। ठीक है, रस्मो रिवाज से कैसे लॉ बनता है। अब देखें जी, फॉर एग्जांपल आप फाटा के इलाके में चले जाएं। फाटा जो होता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसमें कुछ रस्म व रिवाज होते हैं। या हमारे सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं। इसी तरह अगर आप
इंडो पाक की जो है पार्टीशन से पहले ब्रिटेन में चले जाएं, रोमन लॉज देख लें, तो वहाँ पे जो किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लोगों का जो एक रस्म थी, लोगों का रिवाज था, जो कि अगर वो बिल्कुल नियर टू द किसके हो जी, नेचर के हो और अगेंस्ट टू द ह्यूमैनिटी ना हो, इंसानियत के अगेंस्ट ना हो, तो उस लॉ को, उस कस्टम को लॉ बना दिया जाता था। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे सिंध में जो है कारोकारी की रस्म है या सती की रस्म है, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी चली आ रही है वहाँ पे जी कि जो जाहिलाना रस्म है कि जी कुरान के साथ जो है वो बच्ची की शादी कर देना, ठीक है, जो अगर किसी ने मर्डर कर दिया है तो उसकी बिल्कुल बेशक नाबालिगा बहन है उसको जो है वो दूसरे को दे देना, जिन मकतूल की फैमिली को दे देना, ठीक है, डिसीज़ पर्सन के जो लीगल हेयर्स हैं उनको दे देना, ठीक है। तो वो रस्में अब वो लॉ नहीं बन सकती। वो रस्में तो हैं वहाँ की, अब उनको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हैं। कैसे पॉसिबल है कि एक किताब से किसी एक ज़िंदा इंसान की शादी कर दी जाए? कैसे पॉसिबल है कि जिसने गुनाह किया है उसको तो सज़ा नहीं दी, उसकी बहन को जो है वो मकतूलीन या डिसीज़ के घर दे दिया जाए? तो जो रस्म व रिवाज अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी होंगे, वो सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं होगा। पहली बात क्लियर हो गई। सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से होंगे? जो कि कस्टम, ऐसे रस्म व रिवाज जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चले आ रहे हों किसी माशरे में, ठीक है, एक लंबे अरसे से किसी माशरे में वो रस्म व रिवायात जो हैं वो चली आ रही हों, यानी कि उसके अंदर कोई ब्रेकेज ना आ रही हो, स्टॉपेज ना आ रही हो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मीन कि अब फ़र्ज़ करें जी हमारे, बल्कि लिखा जाता है जी आजकल कि जी कोई भी करारनामा लिखा जाता है उसमें कहते हैं जी अगर इसने जो है हमारे साथ टाइम पे पेमेंट नहीं दी हमें, ठीक है, तो ये पेमेंट के साथ पेमेंट वापस करेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल है, अगेंस्ट द नेचर नहीं है, अगेंस्ट द जो है वो ह्यूमन राइट्स के नहीं है। एक लोगों ने एक रस्म व रिवाज के तौर पे कस्टम बना लिया, वो कस्टम चला आ रहा है। अगर 20 साल से ये बात चली आ रही, 20 या ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से कोई चीज़ चली आ रही हो ना, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से उस इलाके के वो रस्म बनी हो, तो लॉ फिर उसके ऊपर जो है ना अब देखता है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चली आ रही है, कंटिन्यूटी है, इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसको जनरली जो है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनरली लोगों का एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक लॉ बना आ रहा है कि जी किसी ने चोरी की है तो उसका जो है सर उड़ा दो, तो वो जो है उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है अगर, ठीक है, और ना ही वो क्या कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड उसे रिकॉग्नाइज करता है, इस तरह वो रस्म तो होगी लेकिन वो लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। रस्म ऐसी होगी जो अगेंस्ट द नेचर, नेचुरल लॉ नहीं होगी, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी नहीं होगी, अगेंस्ट द मॉरलिटी नहीं होगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं होगी, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होगी, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट नहीं होगी, और जनरली सारी पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर रही होगी। दैट विल बी नोन एज द कस्टम। और वो कस्टम क्या होगा, रस्म व रिवाज क्या होगा, वो सोर्सेज ऑफ लॉ के लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा। वो सोर्सेज ऑफ लॉ का एक पॉइंट है कि उस सोर्सेज से, उस कस्टम से, उस रस्म व रिवाजात को देख के अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होगी, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द ह्यूमैनिटी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल जस्टिस होगी, नेचर के करीब होगी, तो फिर उस रिवाज को, उस रस्म को, उस इलाके के लोगों की रस्म को, जो कि एक लॉन्ग पीरियड से चली आ रही हो, ये नहीं कि 2, 4, 6 महीने, नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, इतना टाइम होना चाहिए, लंबे अरसे से वो रस्म चली आ रही हो, तो वो भी एक सोर्सेज ऑफ लॉ है। लॉ मेकिंग के लिए क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाएगा लॉ मेकिंग का। तो कस्टम की थोड़ी सी आपको समझ आई, ऐसे रस्म व रिवाज जो एक लंबे अरसे से चले आ रहे हों किसी माशरे में, किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी में चले आ रहे हों, और जनरली लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हों, आधे लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, आधे उसे रिजेक्ट कर रहे हो,
फिर भी वो क्या कहेगा, कस्टम नहीं बनेगा, सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं बनेगा। जब पूरी होली पूरा एक टेरिटरी के रहने वाले जो है अवाम या उस इलाके के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हों तो वो फिर क्या बन जाएगा, सोर्सेज ऑफ लॉ बन जाएगा। जैसे अभी हमारे पंचायत सिस्टम है तो वहाँ पे क्या कहते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है कि वहाँ पे भी तक कोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जरगा सिस्टम है, वहाँ पे जो है उनका मलक साहब जो बड़े होते हैं जरगे के हेड कह लें, वो आर्बिट्रेटर का काम करते हैं। आर्बिट्रेटर कल मैंने बताया था कि जी दो बंदों की बात सुन के अपना फ़ैसला सुना देना, मुनसिफ जो सालिस या पंचायती जिसे कहते हैं, ठीक है, वो बना देना। तो वो वहाँ की रस्म है, तो वो रस्म चल पड़ी। अब वो लॉ मेकिंग प्रोसेस कर रही है, सजाएँ भी देती हैं लोगों को, लेकिन वो अगेंस्ट दी नेचर नहीं होनी चाहिए। हाँ, कई ऐसी रस्में भी होती हैं जो वहाँ पे पंचायत में जो है वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी सजा दे दी जाए, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लॉ उसे भी नहीं मानेगा। अभी हम उस चीज़ को नहीं देखते, अभी हम देखते हैं कि भाई कस्टम क्या है, रस्म रिवाज क्या है। रस्म रिवाज फिर दोबारा बता देता हूँ क्या है कि जो ऐसी प्रैक्टिसेस, कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चली आ रही हों, जिससे जनरली होल जो कम्युनिटी या होल टेरिटरी के लोग हैं, एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लोग, वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हों, ठीक है, उसको रिजेक्ट ना कर रहे हो, कंटिन्यूटी जो है उसके अंदर होनी चाहिए, ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। मुसलसल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हों, वो कस्टम कहलाएगा। और वो कस्टम फिर वो रिवाज, वो रस्म, वो फिर सोर्सेज ऑफ लॉ के लिए एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगी, ठीक है। लॉ मेकिंग मशीनरी जो पार्लियामेंट है वो देखेगी कि इस इलाके का क्या कस्टम था, क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, जनरली एक्सेप्टेबल है, क्या ये रस्म जनरली एक्सेप्टेबल है, फिर उसको लॉ की हैसियत दे दी जाती है, उसको लॉ बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक पता लग गया। अब इसके जो है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर है जी 46 जो नोट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है इसकी 47 पेज नंबर 46-47 जो है, अच्छा जी पेज नंबर जो है आपका 47 है, आपका बुक का जो नोट्स है पेज नंबर 47। इसके अंदर इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, उर्दू में भी थोड़ा एक पैरा लिखा गया है ताकि जो है आपको थोड़ी सी इसकी नो हाउ हो जाए। जो एक मैंने ब्रीफली आपको एक समरी बताई वो भी यही है, उर्दू में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग पढ़ें, आपको इजीली समझ आ जाए कि कुछ ऐसे रस्म रसूमात जो लॉन्ग पीरियड से चले आ रहे हों, जनरली लोग एक्सेप्ट करें, वो लॉ बन जाता है। अगर वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड ना हो तो वो भी एक जो है वो लॉ बन जाता है। इसके अंदर फिर इसकी डिफरेंट किस्म के पेज नंबर 48 पे प्रोफेसर्स की डेफिनेशन है, लिटरल मीनिंग्स है, सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, ऑस्टन्स की है और हॉलैंड की है। तो छोटी छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जी। सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग क्या है जी, सम प्रैक्टिसेस हैव बीन कॉमनली अडॉप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बातें नहीं भाई, लिटरल मीनिंग क्या हो गया जी इसका, लिटरल मीनिंग है जी सम प्रैक्टिसेस, लिखा हुआ है बुक के अंदर, अगर बुक को आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल लिटरल मीनिंग लिखा हुआ कि सम प्रैक्टिसेस हैज बीन कॉमनली अडॉप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द कस्टम ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी कस्टम पूरी दुनिया में हर मुल्क का डिफरेंट होता है, रस्म रिवाज हर मुल्क के क्या डिफरेंट होते हैं। तो हम बात करें कि किसी भी कंट्री की स्पेशल टेरिटरी, किसी भी पाकिस्तान का अगर मैंने यहाँ पे मैप बनाया था तो पाकिस्तान की जो टेरिटरी में कोई भी रस्म रिवाज चल रहा है और अगर वो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ नहीं है, नेचर के अगेंस्ट नहीं है और लोग उसे जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है जिसे कहते हैं कस्टम। ठीक हो गया, दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट किया। अच्छा, ये इसका लिटरल मीनिंग था कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी प्रैक्टिस, ऐसे लोगों की प्रैक्टिस जो एक लंबे अरसे से चली आ रही हो उसे कानून का दर्जा दे दिया जाता है या लॉ मेकिंग बनाने में वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स का किरदार अदा करती है। नेक्स्ट इज़ है कि आपकी मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो था एक जूरिस्ट था, उसने भी इसकी डिफाइन किया इसको कि कस्टम इज़ द एम्बॉयडमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल विच प्रूव कमिटमेंट देमसेल्फ टू द नेशनल
कंसेंसस एज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी। अब वो कहता है जी नेशनल कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस की बात करता है सॉल्वेंट। कहता है कि सॉल्वेंट कह रहा है जी आपका, सॉल्वेंट कह रहा है जी नेशनल कंसेंसस। सॉल्वेंट कहता है कि जब नेशनल कौम का कंसेंसस किसी बात पे इकट्ठे होना, मुत्तफिक होना, इससे ये मुराद ली जा रही है। तो जब कोई एक कौम, एक नेशन जो है किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रहने वाली नेशन, जब वो किसी भी रस्म व रिवाज को एक हमी रजामंदी से एक्सेप्ट कर लेती है तो वो एक लॉ का दर्जा बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद आ जाता है जी ऑस्टन का है। ऑस्टन कहता है कस्टम इज अ रूल कंडक्ट विच द गवर्न ऑब्जर्व simultaneously and not in the pursuance of law set by the political superior। अब इसने बात की जी, ऑस्टन था जी, अब इसने बात की जी पॉलिटिकल सुपीरियर। अब पॉलिटिकल सुपीरियर क्या चीज़ है जी? जो हमारे हाईली ऑफिशियल्स हैं, जो लॉ मेकिंग के लिए पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिकल सुपीरियर है, ठीक है। वो पॉलिटिकल सुपीरियर जो हैं, वो ऑस्टन कहता है जो वो एक्ट करते हैं कस्टम को देख के लॉ बनाने के लिए, तो वो भी कस्टम जो है कस्टम के लिए सोर्सेज ऑफ लॉ में कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ हॉलैंड कहता है कस्टम इज जनरली ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट। हॉलैंड जो है कोर्स ऑफ कंडक्ट है। कस्टम की डेफिनेशन में हॉलैंड कह रहा है जी कि ये जनरली कोर्स ऑफ कंडक्ट है। मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा ले भाई। अच्छा जी, जनरली कोर्स ऑफ कंडक्ट है। हॉलैंड क्या कहता है कि जनरली, आम तौर पे, जनरली कहते हैं जी आम तौर पे, कोर्स ऑफ कंडक्ट यानी कि रवैयों को चलाना, ठीक है। रवैयों के बारे में बात हो रही है, जो लोगों का एक माशरे में रुझान है या उनकी रस्म व रिवाज है, तो वो कोर्स ऑफ कंडक्ट है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या होगा? आपका कस्टम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी कस्टम की। उसके बाद अब इसकी मेन एसेंशियल आ जाते हैं जी कस्टम के। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय कस्टम। समझ लगी कि सोर्सेज ऑफ लॉ है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इसके जो है एसेंशियल लिख लें जी। किसके एसेंशियल जी? कस्टम के। अब वही एसेंशियल जो बार बार रिपीट करता आया हूँ, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये देखें जी, अब शॉर्ट में चलें, लिख लेते हैं जी कस्टम क्या जी? अडॉप्टेड जनरली और यूनिवर्सली। सेकंड नंबर पे है जी कंफर्मिटी विद द पॉजिटिव लॉ। कंफर्म करता है इसको पॉजिटिव लॉ। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ जी आपको। ये आप लोग भी नोट डाउन करें, नो डाउट कि आपके बुक्स में है, लेकिन आप लोगों को नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। मैं समटाइम यहाँ पे जो है वो शॉर्ट करके लिख देता होता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जी इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं जी किसके? कस्टम के। कस्टम क्या है जी? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस है। लॉ मेकिंग के लिए कस्टम जो है बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहला पॉइंट उसने कहा जी जनरली और यूनिवर्सली। जनरली मैंने क्या, आमतौर पे, यूनिवर्सली जो है पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ली जाती है कायनात, लेकिन अभी तक जो है वो ज़िंदगी के सार फिलहाल जो है वो अर्थ पे ही हैं, इसलिए यूनिवर्स को अर्थ कह लेंगे, ठीक है जी। जो पूरी होल वर्ल्ड में जो है दुनिया में जो एक्सेप्टेबल हो वो कस्टम, पूरी दुनिया में वो रिवाज एक्सेप्टेबल हो वो कस्टम है। नंबर नेक्स्ट है कन्फर्मिटी विद द पॉजिटिव लॉ। जो पॉजिटिव लॉ क्या होता है कि जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, लोकल लॉज हैं, उनको वो कंफर्म करें। कंफर्मिटी विद द पॉजिटिव लॉ क्या हुआ कि लोकल लॉज ऑफ द लैंड जो है या पॉजिटिव लॉ जो है वो उसको कंफर्म करें। फिर मोरालिटी होता है इखलाकियात, ठीक है। इखलाकियात के दायरे के अंदर रह के वो रस्म रिवाज हों, इखलाकियात से बाहर ना हों वो रस्म रिवाज। उसके बाद बिलोंग्स टू एन एशियन पीरियड। बिलोंग्स करेगा, किससे करेगा? रिलेट करेगा जी वो ज़माने कदीम से, एन एशियन पीरियड से। कई, मैंने कहा ना फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या है जी? एशियन पीरियड भी कह सकते हैं इसको,
कि पुराने ज़माने से 30-40 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल से कोई भी रस्म चली आ रही है तो उसको कस्टम का दर्जा मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जर्व्ड रेगुलरली, याद है ऑब्जर्व रेगुलरली। अब ऑब्जर्व रेगुलरली क्या होता है कि लोग उसे अपना रहे हों रेगुलरली, उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, रेगुलरली हो, कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए कि आज उस कस्टम को अपना लिया, कल छोड़ दिया, फिर 3 महीने बाद अपना लिया, फिर छोड़ दिया, तो वो कस्टम नहीं है। वो एक रस्म तो हो सकती है लेकिन वो कस्टम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि कस्टम क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग है। लॉ बनाने का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, कस्टम है। तो जब उसके अंदर ब्रेकेज आएगी तो वो कस्टम नहीं रहेगा। बेशक रस्म व रिवाज है उस माशरे की, लेकिन वो क्या है, ऑब्जर्व रेगुलरली नहीं है, रेगुलरली नहीं चल रही, वो उसके अंदर ब्रेकेज है। जब ब्रेकेज आ जाएगी तो वो कस्टम नहीं जो है बनेगा, क्योंकि लॉ मेकिंग के लिए वो एक फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है फॉलोड बाय विलिंगली। फॉलोड बाय विलिंगली, अब कुछ ऐसे कस्टम होते हैं जो ज़बरदस्ती हुकूमत वक्त या जो है उस इलाके का चौधरी वडेरा या कोई भी डोमिनेंट पर्सन जो है वो कस्टम को लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करे, तो वो कस्टम जो है लॉ मेकिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा, बनेगा नहीं। वो कस्टम तो उस इलाके का होगा लेकिन उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग नहीं लिया जाएगा। कस्टम तो कहलाएगा लेकिन एज ए सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं लेंगे, क्योंकि विलिंगली क्या होता है जी, आपकी ख्वाहिश, विलिंग कहते हैं विल, मेरी ख्वाहिश। विलिंगली लोग जो है उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जब लोग अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो क्या होगा कि वो फिर कस्टम तो होगा लेकिन वो बेसिक सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं होगा। आज़ादाना मर्ज़ी ज़रूरी है, विलिंगली कहा गया। उसके बाद आएगा रीज़नेबल होनी चाहिए। कोई भी रस्म और रिवाज जो रीज़नेबल हो, फ़र्ज़ करें जी रस्म बन जाती है कि किसी ने किसी की जो है वो नुकसान किया, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया या कोई डैमेज किया किसी को, तो उसके नुकसान के इक्वलेंट या थोड़ा सा ज़्यादा उसको जो है ना हर्जाना पे करना पड़ेगा, या उसे इम्प्रिजमेंट होगी, जेल होगी कि उसने जनाब उस बंदे के साथ हर्ट किया है, उस बंदे का हाथ तोड़ा है या उसको डैमेज किया है या उसको कोई किसी भी किस्म की हर्ट की है, तो उसका जो है मुनासिब होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदे ने किसी को धक्का दिया तो उसको ऑर्डर कर दिया जाए कि जनाब उसको छत से धक्का दे दो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। रीज़नेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने जो है किसी के हक तलफी कर दी और जो है उसको सज़ा की दे दी, सज़ाए मौत दे दी, ठीक है, तो ये रीज़नेबल नहीं है। जितना लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है पेनल्टी, फ़ाइन या इम्प्रिजमेंट या पनिशमेंट डाली जाए तो वो रीज़नेबल होगी, ठीक है। तो जब हमने कहा कि कस्टम क्या चीज़ है, कस्टम इज़ ए बेसिक सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इसके अंदर बेसिक सोर्स है ये, इसके एसेंशियल मैंने बताए, जनरली हो, कन्फर्मेटिव विद द पॉजिटिव लॉ हो, मॉरलिटी हो, बिलोंग्स टू द एन एशियन पीरियड हो, ऑब्जर्व रेगुलरली हो, फॉलोड बाय विलिंगली हो, और नेक्स्ट इज रीज़नेबल हो, ठीक है। रीज़नेबल का पता लग गया। ये लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए कस्टम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद जो है इसके काइंड्स ऑफ कस्टम आ जाते हैं जी। अब इसके 2 मेन काइंड है, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। अब कस्टम की कितनी काइंड है, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कस्टम, डिफाइंड इट्स एसेंशियल एंड काइंड। अब काइंड पे बात हो रही है, कस्टम की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ समरी आपको बता दी, आफ्टर दैट एलेबोरेट कर दिए, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो थे वो भी कर दिए। अब थर्ड स्टेप जो हमारा आ रहा है कि इसकी काइंड्स क्या है। इसकी 2 मेन काइंड्स है, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। अब लीगल कस्टम की भी आगे से सब 2 काइंड है, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। इसकी क्या होगी जी, जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। इसकी 2 काइंड है, सब काइंड आ गई इसकी 2, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी लीगल कस्टम क्या चीज़ है। पहले तो काइंड का पता लग गया, 2 मेन काइंड है इसकी, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम, फिर लीगल कस्टम की आगे से सब 2 काइंड है, इट हैज सब 2 काइंड, दैट इज जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। जनरल कस्टम, अब इसके अंदर सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे जी सॉल्मैंट की वर्डिंग को कि व्हाट इज मेंट बाय लीगल कस्टम।
लीगल कस्टम क्या, लीगल कस्टम इज वन हुज लीगल अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट। लीगल कस्टम में क्या है जी इसके कि हुज लीगल अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट। ये जी जनरल लीगल कस्टम की सॉल्वमेंट ने डेफिनेशन की है कि लीगल अथॉरिटीज़ जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। यानी कि क्या मतलब हुआ, लीगल कस्टम क्या है कि लीगल अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो, यानी कि लीगली जो है उससे एब्सोल्यूटली रिकॉग्नाइज्ड किया जा रहा हो, जिसकी जो लीगली तौर पे उसकी अथॉरिटी यकीनी हो। एब्सोल्यूट कहते हैं यकीनी को, किसे कहते हैं जी, एब्सोल्यूट यकीनी को। ये सॉल्वमेंट के अल्फाज हैं कि जी लीगल कस्टम की अथॉरिटी शुड बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। उसकी अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, तो इसमें काइंड पढ़ रहे हैं जी, बेसिक 2 काइंड्स हैं कस्टम की, रिवायात रस्म व रिवाज की, क्योंकि सोर्सेज ऑफ लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये बड़ा एक अपना अहम किरदार अदा करती है। तो लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम, ये पहली काइंड हो गई और मेन ये सेकंड काइंड हो गई। अब उसके अंदर लीगल कस्टम की डेफिनेशन सॉल्वमेंट कहता है हुज लीगल अथॉरिटी इज़ एब्सोल्यूट, जिसकी कानूनी अथॉरिटी हैसियत जो है वो यकीनी हो, वो जो है वो लीगल कस्टम कहलाएगी। कानून उसे रिकॉग्नाइज्ड कर रहा हो पूरा एब्सोल्युटली 100%, ठीक है, एब्सोल्युटली श्योरली 100% उसे कानून रिकॉग्नाइज कर रहा हो। सेकंड नंबर पे आता है जी उसकी सब काइंड। अब लीगल कस्टम की सब काइंड क्या है, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। जनरल कस्टम क्या है, जो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, एक किसी भी स्पेसिफिक टेरिटरी में जो जनरली ऑब्जर्व हो रही हो कोई भी रस्म इस पूरी फुल टेरिटरी में, उसे कहेंगे जी जनरल कस्टम है। लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके एसेंशियल ये वाले पूरे होने चाहिए। उस कस्टम के अंदर ये एसेंशियल अगर पूरे होंगे तो वो क्या कहलाएगा जी, जनरल कस्टम है। अगर वो ये एसेंशियल नहीं पूरे होते तो वो कस्टम तो हो सकता है लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं बनेगा। वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकेगा, वो कस्टम, वो रस्म, वो रिवाज, ठीक है। अब नेक्स्ट इज है लोकल कस्टम। अब देखो जी, एक पूरी टेरिटरी है, किसी भी एरिया की टेरिटरी है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत लोकल का मतलब क्या, लोकेलिटी, डिफरेंट लोकेलिटीज़ है। जैसे पार्टीशन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई है, लाहौर है, सिंध है, KP के मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ है ना, ठीक है, सिंध है जी, बलूचिस्तान है जी, पंजाब है। अब ये लोकेलिटीज़ हैं लोकली, ठीक है। जैसे मैंने फाटा का एग्जांपल दी थी आपको, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, तो ये एक लोकेलिटी के लिए है, ठीक है। सिंध में चले जाएं, सिंध के अंदर जो है, यहाँ पे सिंध में ये बलूचिस्तान, ये सिंध के अंदर जो है हिंदुज़म है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे हिंदू कम्युनिटीज़ है, सिंध का इलाका है बदीन, वहाँ पे बदीन के अंदर जो है वो हिंदू काफ़ी कम्युनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी भी है। तो उनके लिए कुछ वो उस ख़ास लोकेलिटी के लिए कोई लॉज बनेंगे, ख़ास लोकेलिटी के लॉज बनेंगे, किसको देख के, उस लोकेलिटी की कस्टम को देख के। उस लोकेलिटी, सिर्फ उस लोकेलिटी, पूरे पाकिस्तान को नहीं अब देखा जाएगा। पहले था कि ये जनरल कस्टम था, पूरे पाकिस्तान की लोकेलिटी को देखकर कस्टम बनाया जा रहा था, ठीक है। उस कस्टम को देखकर जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस किया जाता। अब एक स्पेसिफिक लोकेलिटी को देख के जो कस्टम, जो उस लोकेलिटी में एक रस्म व रिवाज एप्लीकेबल है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये सारी यही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, एसेंशियल पूरे होंगे, तो उस ख़ास लोकेलिटी का जो भी रस्म होगी, रिवाज होगी, अगर तो वो एसेंशियल पे पूरी उतरती होगी कस्टम के, तो फिर वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगी। उसे कहेंगे जी लोकल कस्टम। समझ लगी? जनरल कस्टम क्या हो गया कि वो पूरे लोकेलिटी, फुल जो टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री है उसके लिए एप्लीकेबल हो, उसके जो रस्म व रिवाज हो पूरे कंट्री में एक जैसे हो, वो सोर्सेज ऑफ लॉ बन जाएंगे, उसे कस्टम कहेंगे। और जो एक किसी ख़ास स्पेसिफिक टेरिटरी में कोई रस्म व रिवाज चल रहा हो, लेकिन वो चल रहा हो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेकेंडली जनरली एक्सेप्टेबल हो,
उसके अंदर कंटिन्यूटी हो, उसके अंदर विलिंगनेस हो लोगों की, उसके अंदर ऑब्जर्व रेगुलरली हो और एशियन पीरियड से टाइम लगता हो, कन्फर्मेटिव विद द पॉजिटिव लॉ हो, उसके बाद जनरली और यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेबल हो, वो जो कस्टम है जनरली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि और रीज़नेबल हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसे कस्टम ख़ास इलाके की लोकेलिटी के हैं कि वो जो है कारोकारी की रस्म है, सती की रस्म है, डिफरेंट किस्म की रसूमात हैं कि जनाब उसको ये कर दिया, मार दिया, तो वो एक अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, लीगली कन्फर्मेटी नहीं है, एब्सोल्यूट उसकी अथॉरिटी नहीं है, जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है, विलिंगनेस नहीं होती लोगों की। लोग जो हैं मजबूरी के तौर पर कंपल्शन, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के उनको वो रस्म मनवाई जा रही होती है। तो वो फिर क्या होगा, वो कस्टम तो होगा लेकिन वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए वो कस्टम उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस इलाके की रस्म तो होगी, रिवाज तो होगा, लेकिन वो एज ए सोर्स ऑफ लॉ नहीं होगा, कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, ये लोकल कस्टम का भी पता लग गया आपको। फिर आ जाता है जी कन्वेंशनल कस्टम। सेकंड मेन काइंड जो है इसकी वो है कन्वेंशनल कस्टम। अच्छा, अब इसकी कन्वेंशनल कस्टम के कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे जो है बताई गई हैं। द यूजेज मस्ट बी वेल इस्टेब्लिश। अब कन्वेंशनल कस्टम क्या है जी? कन्वेंशनल कस्टम इज वन हुज अथॉरिटी इज कंडीशनल ऑन इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशनल है, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। कोई शर्त व शराइत हो, जिसकी अथॉरिटी में कुछ शर्त व शराइत हो, अगर उसे कन्वेंशनल कस्टम कहते हैं। यूजेज वेल इस्टेब्लिश हो इसकी। उसके बाद कहता है कि जी एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू बी बाउंड इट्स सम कस्टम। कन्वेंशंस कहते हैं जी कोई भी आप कह लें जी एग्रीमेंट वगैरह, कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। कन्वेंशन क्या होगा जी? कोई भी किसी भी लोगों के एग्रीमेंट की बात होगी इसके अंदर। क्या होगी जी? एग्रीमेंट की बात होगी। अब जी ये भी सोर्सेज ऑफ लॉ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है बल्कि एग्रीमेंट। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग अपने तौर पे एक एग्रीमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं, फिर उस एग्रीमेंट को वो लोग रिटन फॉर्म में ले आते हैं और उसके ऊपर अपने साइन कर लेते हैं दोनों पार्टीज। कोई भी शर्त व शराइत वो लिख लेते हैं आपस में कि हम ये डील करने लगे हैं, तो वो शर्त व शराइत उन्होंने लिख ली, लेकिन वो अगेंस्ट द नेचर ना हो, रीज़नेबल हो, अगेंस्ट द मॉरलिटी ना हो, वो शर्त व शराइत उन्होंने लिख ली। अभी वो लॉ नहीं है। अब जब एग्रीमेंट उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हम ठीक है ये गाड़ी ख़रीदते हैं, मकान ख़रीदते हैं तुमसे, तो उन्होंने कुछ शर्तें शराइत रख ली कि जनाब इसका इतनी डाउन पेमेंट होगी, पर एनम जो है उसका रेंट जो है इतने % इंक्रीमेंट 10% होगा। इस तरह करके लोगों ने अपने से कुछ शर्त व शराइत रख ली। तो वो कहता है कि सारे बिल मालिक पे करेगा। इस तरह की शर्तें मुख्तलिफ होती हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में। तो जिस वक्त एग्रीमेंट किया उसके बाद जब उसको रिटर्न कर लिया, लिख लिया, उन्होंने लिखी हुई हालत में आ गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पहले एग्रीमेंट था, ज़बानी मुआहदा किया, वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। वो जो है लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जब उसको लिख लेंगे, रिटर्न फॉर्म में ले आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। डिफरेंस बता दिया, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क बता दिया। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आप ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट नहीं कहेंगे और हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। एग्रीमेंट क्या होगा? ज़बानी होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। जब वो एक मुआहदा रिटर्न आ जाए, रिटर्न फॉर्म में आ जाए, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आगे समझ में बात? कॉन्ट्रैक्ट बन। अब उसके अंदर कन्वेंशनल में क्या था कि जी कुछ दो मुल्कों के बाशिंदे भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दो लोग भी कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट लोकेलिटी के लोग भी कर रहे होते हैं। एक ही स्पेसिफिक टेरिटरी में पंजाब और सिंध वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो जब वो मुख्तलिफ लोकेलिटी के लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लें, उसको कहते हैं जी कन्वेंशन के ज़रिए, एग्रीमेंट के ज़रिए, तो वो वेल इस्टेब्लिश हो, उसमें शर्तों शराइत इतनी अच्छी हो कि लॉ को कोई इतराज़ ना हो, क्योंकि वो इनके अकॉर्डिंग हो, इसके एसेंशियल के अकॉर्डिंग हो, तो वो भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। ठीक है।
कहीं भी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि जी 10% हर साल जो है वो किराया इंक्रीज़ किया जाएगा। अगर जो है ये क्या कहते हैं कोई तोड़ फोड़ करेगा तो ये जो है मकान किराएदार जो है वो मकान को रिपेयर करा के देगा। किराएदार है, उसको यूज़ करा, प्रॉपर्टी को तोड़ के देगा तो वो फिर उसको रिपेयर करके भी देगा। सारे टैक्सेस वगैरह जो है वो बज़िम्मा किसके होंगे जी, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होगा वो टैक्सेस भी पे करेगा, उसके साथ जो है वो किराएदार का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इस तरह की मुख्तलिफ़ शर्त व शराइत लिखी जाती हैं। अब ऐसी कुछ शर्त व शराइत जो लोगों ने अपने दिमाग से बनाई, अपनी थिंकिंग से बनाई, सोची और उनको लिख दिया, उन्हें लॉ का पता ही नहीं है, ले पर्सन है, ले मैन है, उन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस अपने हिसाब से कर लिया, अपनी कोई शर्त व शराइत बना ली। अब वो शर्त व शराइत ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर एन एशियन पीरियड से जो है बिलोंग्स टू एन एशियन पीरियड से वो चली आ रही हों, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, मोर देन 40-50 ईयर्स से वो चली आ रही हों, और वो जो है विलिंगफुली हर बंदा उसे एक्सेप्टेबल करा और रीज़नेबल भी हो, ठीक है, तो फिर वो एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाएगा। उसे कहेंगे जी कस्टम, ठीक है, अगर विलिंगली हो, और वो एग्रीमेंट कन्वेंशनल है। इसके कुछ इसके अंदर जो है ना एसेंशियल दिए हुए हैं। सबसे पहले वेल इस्टेब्लिश हो, यूजेस मस्ट बी रीज़नेबल हो, वही बात कि रीज़नेबल हो, उसका इस्तेमाल, उसको एप्लीकेबिलिटी उसकी क्या हो, रीज़नेबल होनी चाहिए कन्वेंशनल के लिए। आफ्टर दैट क्या है कि जी यूजेज कैन नॉट आल्टर टू जनरल लॉ, कॉमन लॉ ऑफ द लैंड। यूजेज जो है वो कस्टम कन्वेंशन जो है वो कैन नॉट नहीं कर सकती आल्टर, तब्दील किसको, कॉमन लॉ को। वो जो यूजेज है, वो जो कन्वेंशन है वो ना तब्दील करे मुल्क के आम कानून को, ठीक है। आम कानून है कि भाई मालिक मकान जो है जितना उसके साथ तय हुआ है उतना ही किराया लेगा, तो अब वो तब्दील कर दे, नहीं जी मैंने लिखा तो कागज़ों में 20,000 है, लेना तुमसे 20 लाख है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 30,000 लेना है। तो जब वो जो लॉ ऑफ द लैंड या नेचर के ख़िलाफ़ नहीं होगा, कॉमन लॉ को वो अल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। कन्वेंशनल जो है वो जब कॉमन लॉ को, आम कानून को अल्टर नहीं करेगा फिर तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर वो अल्टर कर दे तो वो लॉ ही नहीं बनेगा, कस्टम तो कहलाएगा, कन्वेंशन तो होगी, लेकिन वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। वो कस्टम, वो कन्वेंशनल कस्टम लॉ मेकिंग में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। यहाँ तक समझ लगी, कैन नॉट ऑल्टर द कॉमन लॉ, कॉमन लॉ को ऑल्टर नहीं करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी कि ना यूजर शुड नॉट वेरी द एक्सप्रेस टर्म एंड कंडीशन, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। Uses cannot be और must not be against the express term and condition। अब express term and condition क्या है? express कहते हैं जी वाज़े, लिखी हुई। express क्या है जी? बिल्कुल वाज़े, लिखी हुई, अबहाम ना हो, जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई छुपी छुपी हुई बात ना हो, वाज़े तौर पे लिखी हुई शर्तों शराइत को express conditions कहते हैं, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जब आप पार्ट 3 में जाओगे तो उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें पढ़ोगे कि एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट शुड बी एक्सप्रेसली जो है वो बिल्कुल रिटर्न जो है ना वो क्लियरली होना चाहिए, एक्सप्रेसली क्लियरली उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, लिखी हुई। तो नॉट अगेंस्ट द एक्सप्रेस टर्म एंड कंडीशन, जो वाज़े तौर पे कानून ने टर्म एंड कंडीशंस बताई हैं कानून के, या जो उन्होंने एक मुआहदा किया है उसके अंदर जो उनकी कोई भी डीलिंग है वो कोई गोल मोल बात ना हो, छुपी हुई ना हो, बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्टली टू द पॉइंट, एक्सप्रेसली, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन, शर्तों शराइत, टर्म एंड कंडीशन क्या होगी? शर्तों शराइत। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शर्तों शराइत जो है वो एक्सप्रेसली जो है वो लिखी हुई हो, और अगर वो ऐसी शर्तों शराइत हों जो कि इनके ऊपर पूरी उतरती हों, एसेंशियल ऑफ द कस्टम पे पूरी उतरती हों, तो वो भी वो शर्तों शराइत वो कन्वेंशनल कस्टम बन जाएगा। और वो कस्टम की सब काइंड है, सेकंड काइंड कन्वेंशनल कस्टम, और वो कहता है शुड नॉट अगेंस्ट द एक्सप्रेस टर्म एंड कंडीशन, वो उसके अगेंस्ट नहीं होगा। किसके अगेंस्ट नहीं होगा जी? जो एक्सप्रेस टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, उसने बयान किए हैं, उसके अगेंस्ट नहीं होगा।
वो टर्म एंड कंडीशन, तो फिर क्या होगा, वो एक कन्वेंशनल कस्टम कहलाएगा और वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस बन जाएगा। तो इसके एसेंशियल वगैरह ये आपको मैंने लिख दिए जी कन्वेंशनल कस्टम के। तो अब इसको सम अप करने के लिए थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा आपका भी साथ चाहिए होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कस्टम। कैन एनीवन टेल मी? नहीं पता किसी को? मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कस्टम। कस्टम का पता किसी को? पता है तो बता दो, जिस लैंग्वेज में भी आता है कोई तो बताए। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। हाँ जी। ऐसा कस्टमर जो काफी देर से चल रहा हो, 30 साल या 40 साल से। कहाँ चल रहा हो? लाहौर में, इंडिया में, या किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में? ये याद रखना है कि फॉर ए स्पेसिफिक टेरिटरी की बात होगी। अच्छा, फिर उसको उस रस्म रिवाज को बाद में लॉ बना दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो वो जनरली एक्सेप्टेबल हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, कंटिन्यूटी हो, विलिंगनेस हो उसके अंदर, और वो फिर क्या बन जाएगा जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड भी होना चाहिए, उसे अकॉर्डिंग टू द नेचर भी होना चाहिए, और जो है मॉरलिटी के भी जो है वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग बन जाएगा, उसे कस्टम कहेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक पता लग गया। जिनको नहीं भी पता था, जो सो रहे थे या जिनकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ थी और मेंटल अपीयरेंस कहीं और थी, उनको जगाने के लिए, या जो लेट आए हैं उनको बताने के लिए रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास 10 मिनट। तो अब यहाँ तक समझ लगी कि कस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ बताए मैंने कि सोर्सेज लॉ किसी भी कंट्री के लॉ मेकिंग प्रोसेस में मुख्तलिफ वो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपने घर का नक्शा बनाते हो तो आप मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करते हो अपने घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ये देखो जी, उसका ड्राइंग रूम ऐसा था, उसका एलिवेशन ऐसा था, एग्जांपल दे रहा हूँ जी, उसका जो है पोर्च ऐसा था, वहाँ पे जो है टीवी लॉन्च ऐसा था, वहाँ पे स्विमिंग पूल ऐसे थे। डिफरेंट किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करके आप जो है एक पूरा स्केच बनाते हो अपने घर का। वो स्केच लेके आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो आर्किटेक्ट जो है वो आपसे आपकी जो है रिक्वायरमेंट पूछ के वो पूरा एक डिज़ाइन करके देता है आपको, जो है एलिवेशन प्लान सारा कुछ डिज़ाइन बन के करके देता है। इसी तरह अब जो है लॉ मेकिंग मशीनरी किसी भी कंट्री की जो है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लॉ मेकिंग मशीनरी क्या है जी, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज़ ए सुप्रीम अथॉरिटी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस को सर अंजाम देती है। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए वो इन सब चीज़ों को देखेगी, वो मुख्तलिफ लोगों के कंट्रीज़ के लॉज को भी देखेगी, उनके स्टैट्यूट को भी देखेगी, रिलीजन को भी देखेगी कि रिलीजन क्या कहता है उस लॉ के बारे में, वो कस्टम्स को भी देखेगी, वो एग्रीमेंट को भी देखेगी, वो प्रेसिडेंट को भी देखेगी। प्रेसिडेंट नज़ीर मिसाल अदलिया के फ़ैसले, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट नहीं कह रहा मैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, CI ऐसा ही नहीं है, सॉरी, CI है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को भी देखेगी, एग्रीमेंट्स को भी देखेगी, रिलीजन को भी देखेगी, और स्टैट्यूट देखेगी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में। जैसे कि हमारे पास जो है सब कॉन्टिनेंट में, जो मैं लास्ट टाइम कल भी बताया था आपको कि सब कॉन्टिनेंट में हम लोग थे अंडर दी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे उस वक़्त। हम लोग कौन से लॉज को फॉलो करते थे, ब्रिटेन लॉ को। ठीक है, अब जब ब्रिटेन जो है वो चले गए, सेपरेशन हो गई, हमारी जो है इंडिपेंडेंस हो गई, तो अब आज़ादी के बाद भी हमने उनके लॉज को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इतना टाइम नहीं था कि हम खुद से लॉ मेकिंग शुरू कर देते, क्योंकि उस वक्त बड़ी क्रूशल सिचुएशन थी जी कंट्री की, तो न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया जी, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था, उन्होंने ये सारे सोर्सेज को देखते हुए जो है ऑलरेडी कोडिफाइड लॉज जो थे बने हुए थे किसी भी ब्रिटेन के, बरतानिया के, उन कोडिफाइड लॉज को ले लिया और वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल कर लिया, और वो लॉ बन गए हमारे कंट्रीज़ के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उनका ही है, पाकिस्तान पीनल कोड भी उनका है, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी उनका है, सिविल प्रोसीजर कोड भी है, डिफरेंट रोमन लॉज और ब्रिटेन का। इस तरह करके जो है हमने उनके लॉज को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इनके अंदर जो है डिफरेंट सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए लॉ मेकिंग प्रोसेस बनता जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहले क्राइम होता है, याद रखना, फिर उसके बारे में लॉ मेकिंग शुरू होती है। पहले क्राइम हुआ, फिर लॉ मेकिंग होती है।
ठीक है। जितने भी जो न्यू किस्म के क्राइम हो रहे हैं, जैसे एक से जी कौन सा कंट्री था, तो वहाँ पे एक बंदे ने एक इस तरह का पॉइज़न ईजाद किया पाउडर की फॉर्म में। वो पॉइज़न उसने लगा दिया एक इन्वेलप पे, इन्वेलप के अंदर लेटर पे, ठीक है। और वो लेटर डिस्पैच कर दिया जिसका मर्डर करना था, ठीक है। अब लेटर के ऊपर भी लगा दिया, इन्वेलप पे और उसके अंदर भी लगा दिया। जिसको डिस्पैच करना था वो लेटर जिसको जाना था, तो अब ज़ाहिर बात है कि उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया कि उसको पहुंचेगा, वो हाथ लगाएगा तो वो मर जाएगा बंदा। एंथ्रॉक्स की बीमारी उससे फैल गई, एंथ्रॉक्स का वायरस था उसके अंदर। तो अब वो लेटर ज़ाहिर बात है कि डायरेक्ट खुद ही तो नहीं लेटर बॉक्स में से निकल के उसके घर पहुंचेगा। कुछ अथॉरिटीज़, कुछ स्टेप्स होंगे उसके अंदर, कुछ ऑफिशियल्स होंगे, कुछ जो है वो अमला जो है पोस्ट ऑफिस का वो दरकार होता है उसके लिए। वो उन्होंने वहाँ से उठाया, अपने पोस्ट ऑफिस लेके गए, वहाँ पे उन्होंने जनाब उसकी सेपरेशन करते हैं कि हर इलाके के लिए डाक जो है वो डाकिया अलहदा जो है वो पोस्टमैन को दी जाती है। तो 3-4 पोस्टमैन मर गए वहाँ पे। अब वो बड़े परेशान हुए कि ये कैसे डेथ होगी इनकी 3-4 की। तो वो फिर जब साइंटिफिक रिसर्च की गई तो पता लगा कि जी इसके ऊपर ऐसा सब्सटेंस लगा हुआ था, ऐसा पाउडर लगा हुआ था जिसके हाथ लगाने से एंथ्रॉक्स की बीमारी हो जाती है और बंदे की डेथ होगी। तो अब क्राइम हो गया। अब इसका कोई भी जो था ना पनिशमेंट अवेलेबल नहीं थी। कोई ऐसा पाउडर लगा के किसी को भेज देना है कि जो उसको हाथ लगाए उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उसके लिए लॉ मेकिंग बनी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी को लगा के पेपर पे या किसी ऐसी चीज़ पे डिस्पैच कर दीजिए जिसको टच करने से ही उसके अंदर वो जर्म ट्रांसमिट हो जाए और बंदे की डेथ हो जाए, तो फिर लॉ मेकिंग उसके ऊपर बनी। तो पहले क्राइम होता है, फिर उसके बारे में लॉ मेकिंग होती है, ठीक है। पहले जुर्म बनता है, जुर्म हुआ। अब जो आप कह रहे हो कि भाई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी जितने भी जुर्म की सज़ाएं मौजूद हैं, मैं कह रहा हूँ नए नए क्राइम हो रहे हैं, उनकी अब सज़ाएं बन रही हैं, नए नए क्राइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम का आज से 2016 से पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरी वर्ल्ड में तो था। मेरा जो LLM का थीसिस है वो साइबर क्राइम पे ही है, ठीक है। तो उसमें मैंने थीसिस किया था साइबर क्राइम इन पाकिस्तान में। तो वो 2016 में जो है अनूशा रहमान जो हमारी पार्लियामेंट की MNA थी, उन्होंने पार्लियामेंट में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो 2016 उन्होंने प्रेजेंट किया था, वो अब चल रहा है। अब साइबर लॉज के क्राइम जो है अब आ रहे हैं सामने, अब पहले नहीं होता था। अब जो है कोई वीडियो किसी की लीक कर दी तो साइबर क्राइम में चली गई, ठीक है। किसी को जो है अब डिफरेंट आप लोग मीडिया में देखते रहते हो जी, साइबर क्राइम के काफ़ी सारे चल रहे हैं मसले मसाइल। साइबर क्राइम हो गया, उसके बाद उसके लिए जो है लॉ मेकिंग मशीनरी को थिंकिंग करनी पड़ी कानून बनाने के लिए। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ इस्तेमाल करेंगे, दुनिया के साइबर लॉज देखे जाएंगे, कोडिफाइड लॉ जो स्टैट्यूट पहले ही मौजूद हैं, पेनल कोड्स पहले ही मौजूद हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनको लिया जाएगा। वो लेके फिर उसको यूज़ करके उसकी रोशनी में एक नया कानून तरतीब दिया जाएगा। उसको कहेंगे जी कि ये अब न्यू लॉ ऑफ द लैंड है, क्योंकि अब क्राइम हो रहे हैं, उसके बाद अब ये उसका लॉ बनेगा। अब समझ लगी कि पहले क्राइम होगा फिर उसका लॉ बनेगा। न्यू क्राइम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि बता नहीं मैं सकता आप लोगों को। न्यू क्राइम्स, ठीक है। वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, अब वाइट कॉलर क्राइम का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। वाइट कॉलर के जो एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, अपनी सीट पे बैठ के क्राइम कर रहे हैं। आप लोगों को फेक कॉल्स आ रही हैं कि जनाब इतने पैसे जमा करा दें आपको, हम फ़लानी जो है स्पोर्ट्स स्कीम है या फ़लानी जो है गेम स्कीम से फ़ोन कर रहे हैं, आपको ये पैसे, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, एक बड़ा लेटेस्ट तरीन फ्रॉड हो रहा है, उससे बी अवेयर होना चाहिए आप लोगों को। कि जी एक इंग्लिश गर्ल आपको इंग्लिश कंट्री से फ़ोन करती है, व्हाट्सएप पे दोस्ती करती है, उसके बाद कहती है जनाब कि मेरे अकाउंट में इतने लाख डॉलर है तो मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड मर गया है और वो जो है ना पाकिस्तान में कोई यतीम खाना जो है वो खोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आप जो है ना इतने % आप ले लीजिएगा और इतने % का कोई यहाँ पर यतीम खाना खोल लीजिएगा। तो वो लोग फ़ौरन जो है ना मान जाते हैं कि ये हमारे दोस्तों के साथ हुआ है। तो उसके बाद लोग अपना अकाउंट नंबर देते हैं कि जी वो पैसे हमारे अकाउंट में भेज दें। तो 2-3 दिन बाद आपको कॉल आती है कि जी अकाउंट में तो जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला प्रॉब्लम बन जाएगा, तो हम एक पार्सल बना के आपके भेज रहे हैं आपके कंट्री में, आप पार्सल रिसीव कर लेंगे। पार्सल में पूरे आपके जो है डॉलर्स मौजूद होंगे।
अब उनको पाकिस्तानी जो है किसी कोरियर वाले का फ़ोन आता है इस्लामाबाद से कि जी आपका पार्सल आया है, हम कोरियर फलाने कोरियर सर्विस से बात करें, आप इस पार्सल की 1.5-2 लाख ड्यूटी पे करें और पार्सल ले जाएं। ठीक है, अब वो 1.5-2 लाख बेचारा पे करता है बेगम का जेवर बेच के या घर की कोई चीज़ बेच के। तो जब बॉक्स खोलता है तो वो ऊपर $4-5 ही होते हैं, बाकी नीचे कागज़ के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, आजकल ये भी फ्रॉड हो रहा है, तो अब इस पर भी लॉ मेकिंग शुरू हो जाएगी कि इस तरह के जो है साइबर क्राइम्स में भी और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ जो है फ्रॉड्स। तो लॉ का मकसद ये है कि आपको अपने राइट्स का पता लग जाए। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि भाई इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, उससे आप लोग बच के रहें। तो आज जो कल हमने किया था जी, क्या किया था कल, याद है किसी के दिमाग में कोई? क्या रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हुक्मरानी कल पढ़ा था। आज हमने पढ़ा जी डिफाइन कस्टम, इट्स काइंड एंड एसेंशियल्स। कस्टम को डिफाइन किया, फिर उसके एसेंशियल बताए, फिर उसकी काइंड्स बताई, और एंड पे कंक्लूजन आप लोगों ने कर लेना है, अपने से लिख सकना है। एट द एंड आई कैन कंक्लूड दैट, कोई ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि कस्टम इज़ ए सोर्स ऑफ लॉ, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम इज़ ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ थ्रू विच द लॉ मेकिंग मशीनरी पुट देयर जो है एफर्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसके अंदर कस्टम एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ मेकिंग का। दैट वाज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जी। इसके बारे में अभी किसी को कोई भी एम्बिग्विटी है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, क्योंकि अभी 2 मिनट है हमारे पास जी। इसमें हमने अभी पढ़ा है कि जो कस्टम होती है वो कितनी होनी चाहिए कि तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे भी आ जाए, और उसमें जो है मॉरलिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी जो रवायात हैं हमारे कबायली इलाकों में या सिंध की तरफ चले जाएं, जिसमें जो है वो उनका एक अपना ही एरिया है। ठीक है, तो उसी में वो जो है रवायात को इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी का जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। ठीक है, उसके लिए भी कोई कानून बनता है? देखिए मैंने अभी जब अपने थोड़ी सी डिस्कशन में आपको यही डिस्कस किया, सती की रस्म आप कह लें कि जनाब कारोकारी की रस्म है, सती की रस्म है, वन्नी की रस्म है, डिफरेंट रस्में। अब इनको एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये रस्में आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि जी ये कस्टम तो है, लेकिन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, विलिंगली लोग एक्सेप्ट ना कर रहे हों उसको, मॉरलिटी के अगेंस्ट हो वो। ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ बनाने के, मेकिंग करने के, लॉ मेकिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ना कि हम रस्म रिवायात वो जो लॉ मेकिंग में नहीं हो सकती। बार बार यही बताया मैंने कि जो विलिंगली ना हो, रेगुलरली ऑब्जर्व ना हो, लोगों की विलनेस ना हो उसके अंदर कंटिन्यूटी ना हो, हर रोज़ ना हो रहा हो, वो 1 महीने बाद 10 दिन बाद हो रहा हो, तो वो लॉ नहीं बनेगा, वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं होगा। ठीक है जी जी, ये जनरल लॉ में भी चीज़ है, जिस तरह हमने ये जनरल पढ़ा है। हाँ जी, ठीक है, जनरल पूरे पाकिस्तान के लिए, एक पूरे इलाके के लिए। ठीक है, तो उसमें अगर किसी का जानी नुकसान हो जाए, जिस तरह आप हिंदुओं की रस्म, हाँ जी, ठीक है, लेकिन और बहुत सारे, तो इसमें क्या उनके रोकथाम के लिए भी कुछ? हाँ वही बता रहा हूँ ना। आप देखें वन्नी की रस्म, इस तरह की रस्में हैं जिसमें जो है मर्डर का केस फाइल होगा उनके अगेंस्ट। ठीक है, डिफरेंट लॉ मेकिंग पहले ही हो चुकी हुई है कि अब आज के बाद जब ये मीडिया पे आया है, सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ चलना शुरू हो गई कि जी बच्ची का निकाह जो है वो कुरान से कर दिया गया, या जो है वन्नी की रस्म, सती की रस्म, कारोकारी की रस्म, डिफरेंट रस्में सिंध में चल रही हैं। सिंध की बात आपने की, तो वहाँ पर जानी नुकसान तो हो रहा होता है। ठीक है, तो अब देखें कि फाटा के इलाके हैं, वहाँ पे क्या होता है जनाब, उन्होंने जिरगा सिस्टम है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, वहाँ पे जिरगा सिस्टम चलता है, वहाँ पे कोर्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो जिरगे का जो अमीर बड़ा पंचायती मलक होगा वो जो है उस फैसले को करेगा, और जनरली वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो सज़ा देंगे। ठीक है, तो उस पर फिर गवर्नमेंट का भी अमल दखल नहीं होता। लेकिन जो ऐसी टेरिटरीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो वहाँ पे अगर कोई इलीगल एक्ट हो जाए, कोई ऐसी रस्म
बन जाए लोगों की, जिसमें किसी का जानी नुकसान हो रहा है या किसी की इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो रही है या ऐसे एक्ट हो रहे हैं, ऐसी सज़ाएँ दी जा रही हैं जो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ के अगेंस्ट है, तो फिर उस पर कानून एक्शन लेता है और उनके ख़िलाफ़ जो है केसेस फाइल होते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी, बहुत शुक्रिया।